हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज से हम लोग आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले। ओके, आज से कॉस्ट अकाउंटिंग का जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो आपके सिलेबस में, और मैं बोलूँ कि आपकी पूरे सीएमए के कैरियर में ये जो चैप्टर है ना, इसके इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, ये जो चैप्टर है आपकी हर एक स्टेज में, हर एक ग्रुप में आपका ये चैप्टर आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर से हर एक ग्रुप में क्वेश्चन आने वाला है और कंपल्सरीली क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी आ गया एग्जाम में, नहीं। आपका ग्रुप 1 में कॉस्टिंग है, वहां पे आएगा। आपके ग्रुप 2 में कॉस्टिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो भी तो कॉस्टिंग है, उसमें आएगा। आपकी ग्रुप 3 में कॉस्टिंग है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, SCM बोल के एक पेपर है ना, उसमें भी ये चैप्टर आएगा। ओके, सो ये चैप्टर हर एक, मतलब जितने भी ग्रुप में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर होगा ना, हर एक ग्रुप में ये चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। पूरे सीएमए के कैरियर में आपका, पूरे सीएमए की जर्नी में 35 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा इसी चैप्टर से। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम तो 42 या फिर 49 भी हो सकता है। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ स्टडी पर्पज से नहीं, कैरियर में भी, फ्यूचर में भी ये जो चैप्टर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सर, सिर्फ बात करिए ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है क्या? एब्सोल्युटली, एक कंपलसरी क्वेश्चन तो 7 मार्क का आता ही आता है। और मैं बोलूं चैप्टर बहुत ईजी है। पता नहीं बच्चों को क्यों लगता है कि सर ये जो चैप्टर है बस स्किप ही कर लूं बस, और मुझे पढ़ाई करने में, इस चैप्टर से पढ़ाई करने में मजा नहीं आता है, आई जस्ट वांट टू स्किप दिस चैप्टर। भाई क्यों करना है स्किप? बहुत कम पढ़ना है और बहुत सारे चैप्टर जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस है। मतलब हम क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे लेकिन एग्जाम में लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन से मतलब प्रॉब्लम आता है आपका। बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे ग्रुप 1 के सिलेबस में ये जो चैप्टर, ये बहुत छोटा सा पोर्शन है इसका। ठीक है, हालांकि ग्रुप 2 में बहुत बड़ा पोर्शन है लेकिन ग्रुप 1 में बहुत छोटा पोर्शन है। लेकिन अगर आप यहां से अच्छे से पढ़ाई करके जाओगे ना, तो आपको ना तो ग्रुप 2 में प्रॉब्लम होगा, ना तो आपको ग्रुप 3 में प्रॉब्लम होगा। आप खुद बोलोगे कि नहीं सर ये जो चैप्टर आपने समझाया था ना बहुत अच्छा था। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इट्स वन ऑफ द टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है, बिल्कुल वैसा ही है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और इसका भी इंपॉर्टेंट इक्वली है लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग। हालांकि मार्जिनल कॉस्टिंग से थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन आता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कम क्वेश्चन आता है, और जो एक ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने बोला था पहले क्लास में, फॉर्मूलाज याद नहीं कर, याद करिए, फिर इसे मतलब रटना अगर चाहते हो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करिए। लेकिन फॉर्मूला का लॉजिक, कोई अगर आपको कल पूछता है जाके कि भाई ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, आप उसे पहले आंसर देने वाले पर्सन बनोगे अगर आपने मुझसे क्लास लिया है। ठीक है, तो यही मेरा क्लास का मोटिव है। ज्यादा हो गया प्रवचन, अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्चुअली क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सर हमें कितना पढ़ना पड़ेगा? देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली क्या है, मैं आपको बोलूं, आप एक इमेजिन करिए अपने माइंड में, इसी से आप सब कुछ कर सकते हो। ओके, जस्ट कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग बात करेंगे एंड आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सो आप मान लीजिए कि आप एक सोसाइटी में रहते, मान लीजिए सोसाइटी बोल लीजिए, बस्ती बोल दीजिए, गली बोल दीजिए, जो भी आपको बोलना है आपके रिस्पेक्टिव एरिया के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक सोसाइटी में रहते हो, राइट, और उस सोसाइटी में गणपति का पूजा हो रहा है। ओके, आप एक सोसाइटी में रहते हो, उस सोसाइटी में गणपति का पूजा हो रहा है, जैसे गोकुलधाम सोसाइटी है, बिल्कुल इस तरह से। और आपको और आपके दोस्तों को ये मतलब चार्ज दिया गया या फिर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि भाई बच्चों इस टाइम पे आप पूजा की अरेंजमेंट पूरा का पूरा करो। ठीक है, सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स है वो सब कुछ पैसा दे देंगे। आप क्या करो, जैसे गोकुलधाम सोसाइटी में वो टप्पू सेना होता है ना, बिल्कुल इस तरह से आपको क्या करना है, पूजा की पूरा का पूरा अरेंजमेंट करना है। ठीक है, अब ये सोचो कि आप अपने कॉलेज के भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि आप अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, अभी कुछ बच्चों का कॉलेज कंप्लीट हो चुका होगा।
आपको एक पूजा का, आप अपने ऑफिस में, कॉलेज में, जहां पे भी हो, आपको एक पूजा का अरेंजमेंट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला, ठीक है। अब इसमें दो चीजें होगा, देखो पहले जो मतलब आप कैसे पूजा करोगे, क्या क्या करोगे, ये तो प्लानिंग बनाओगे। सबसे पहला जो सोसाइटी वाले आपको बोलेंगे कि भाई देखो पैसा है बहुत कम, हम नहीं है अंबानी, तो आपको शायद मिलेगा एग्जाम्पल के लिए कि 30,000 रुपये मिलेगा बस, ओके। आपको जो पूरा पूजा करना है, पूरा पूजा का जो अरेंजमेंट करना है, वो करना है 30,000 के बीच में, ठीक है। अब देखो 30,000 के बीच में आपको पूजा करना है, तो आपको जो भी अपनी बजट वगैरह बनाना है कि हमें भाई डेकोरेशन में इतना खर्चा करना है, मूर्ति जो आएगा भगवान का उसमें कितना खर्चा करना है, प्रसाद के लिए हम क्या क्या करेंगे, ठीक है, हम कैसे कैसे अरेंजमेंट करेंगे, पंडित जी को कब बुलाएंगे, ये सब चीजें हैं इसमें, राइट, बिल्कुल सब। अब पॉइंट ये कि अगर आपने 30,000 या फिर 30,000 से नीचे में पूजा कर लिया, सपोज सोसाइटी वालों ने टारगेट आपको दिया था 30,000 का, लेकिन आप रहे कॉस्ट अकाउंट, आपको कॉस्ट कटिंग करना आता है, आपने किया 28,000 में, ठीक है। सोसाइटी वालों ने दिया था टारगेट कितने का, 30,000 का, आपने कितने में किया सर, आपने किया 28,000 में, 2,000 का सेविंग किया है। सोसाइटी वाले बोलेंगे कि भाई ये जो लड़का है ये टैलेंटेड है, इसे कॉस्ट कटिंग करना आता है, इसे हर एक चीज को अच्छी तरीके से मैनेज करना आता है, ठीक है। और सिमिलरली अगर शायद सोसाइटी वालों ने दिया था 30,000, आपने खर्चा कर लिया 35,000, ऑब्वियसली सोसाइटी वालों के दिमाग में कभी ना कभी आएगा कि ये जो लड़का है इसको दे के हमने गलती कर दिया। अब खर्चा ज्यादा हुआ है, ठीक है, इसकी शायद इसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, बच्चा था हमने दे दिया ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये संभाल नहीं पाया, किसी दुकानदार के पास गया होगा, उसने ज्यादा प्राइस ले लिया होगा, उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आएंगे, ओके। अब ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, देखो क्योंकि यहाँ पे कंपेरेबिलिटी है ना, एक कंपेरेबिलिटी है कि सोसाइटी वालों ने ऑलरेडी एक टारगेट फिक्स किया था 30,000 का, और टारगेट फिक्स करना इसीलिए जरूरी है कि आपको रोकना है, आप वरना अपनी मर्जी से, सोसाइटी वालों ने बोला कि पूजा करना है, आपने सब कुछ बेच लिया कि भाई मूर्ति तो लाएंगे बहुत बड़ा, अंबानी का लड़का क्या पूजा करता है गणपति का, हम उससे भी बड़ा मूर्ति बनाएंगे, ठीक है। भाई हम क्या करेंगे, प्रसाद पूरे गांव वाले जितने भी सोसाइटी में लोग हैं, जितने भी अनाथ लोग हैं, सबको सोसाइटी में प्रसाद बांटेंगे, ठीक है। हम डांस करने, हम क्या करेंगे, कोई प्रोग्राम करेंगे, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगर को बुलाएंगे, ठीक है। तो बजट का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। ऐसे भी पूजा के जो मंडप होते हैं, जो पूजा ऑर्गेनाइज करते हैं ना, क्लब्स, वो ऐसे अरेंज करते कि वहां पे मतलब लाखों रुपए खर्च होता है, ठीक है, कि हम लोग ये करेंगे, मूर्ति इतना बड़ा होना चाहिए, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होगा, सारे लोगों को मुफ्त में खाना मिलेगा, सो देयर इज नो लिमिट फॉर एनी एक्सपेंडिचर, ओके। एक्सपेंडिचर करने के लिए कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना, आपको भी बोला जाएगा कि भाई आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आपकी कोई लिमिट नहीं है खर्चा करने का। घर वाले अभी बोलते हैं ना कि बच्चा 5,000 ले ले महीने में, तुझे इसी में एडजस्टमेंट करना है, 10,000 ले ले, तुझे रूम का रेंट भी देना है, तुझे खाना भी खाना है, तुझे अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाना है तो इसी पैसे से घुमाना है, तुझे स्टडी का एक्सपेंडिचर इसी से मैनेज करना है। तो आपके पास एक बजट है, ठीक है, आपके पास एक प्रॉपर टारगेट है। अगर यही चीज बोला गया कि नहीं बेटा कोई पैसे का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ओके, आप तो अंबानी के लड़के हो, आप तो अंबानी से भी हम अमीर है, आपके माँ बाप ने बोला कि अंबानी से अमीर है हम लोग, जितना खर्चा करना है कर ले, तो आप क्या करोगे, आप भी जब खाना खाने जाओगे 5 स्टार में ही जाओगे, आपको क्या है चलना है, कोचिंग जाने के लिए या फिर क्लास करने के लिए, घूमने के लिए आपको BMW चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का कोई बेसिकली लिमिट है नहीं। तो सर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते, कॉस्टिंग का काम क्या है, आज एक कॉस्ट अकाउंटेंट आपका काम क्या है, आपका काम है कॉस्ट को कंट्रोल करना, आपका काम है कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट को रिडक्शन करना। ये जो चैप्टर है स्टैंडर्ड मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग, ये जो सब्जेक्ट है, इसका जो पूरा बेस है ना वो इसी से ही बना हुआ है, दैट यू नीड टू कंट्रोल द कॉस्ट and you need to reduce the cost when it is possible, wherever it is possible without hampering quality you have to reduce the cost reduction। cost accountant का इज्जत तभी है जब वो कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए और कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली एक टूल की तरह सॉल्व करता है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास मैक्सिमम इतना पैसा है, यू हैव टू स्पेंड विद इन द लिमिट। तो हमने आपको पैसा दिया है 30,000 का, तो आपको 30,000 में ही काम करना है। अब आप अच्छा काम कर रहे हो या फिर आप बुरा काम कर रहे हो
इट्स डिपेंड कि आपने इस टारगेट को कितना अचीव किया है। आपको हमने 30,000 का टारगेट दिया था, आपने पूजा करवा लिया कितने में, 28,000 में, इसका मतलब आप क्या हो, एफिशिएंट हो। आपको हमने 30,000 का टारगेट दिया था, क्या होगा लिमिट हमें नहीं पता, क्या रीजन से वो हम बाद में एनालिसिस करेंगे, लेकिन अगर आपने 35,000 का खर्चा किया है देन आप इनएफिशिएंट हो। ओके, ये नॉर्मली लोग जज कर लेते। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली एक ऐसा टेक्निक है जो कि एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करता है, जो कि कॉस्ट कंट्रोल में बहुत मदद करता है। कैसे मदद करता है ये सर? ये पहले एक स्टैंडर्ड सेट करता है हर एक एक्सपेंडिचर का, हर एक खर्चा का। ये पहला एक स्टैंडर्ड मतलब क्या करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है कि भाई इंडस्ट्री में ये चल रहा है, हमें भी इतना ही खर्चा करना है। तो ये पहले स्टैंडर्ड सेट करता है, उस स्टैंडर्ड को बेस लेके ये क्या करता है, इस स्टैंडर्ड को बेस लेके ये एक्चुअल जो खर्चा हुआ है एक्चुअल खर्चे के साथ कंपेयर करता है। जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को ये बोलेंगे वेरिएंस। ओके, उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, वेरिएंस। और उस वेरिएंस को ये एनालिसिस करते कि भाई ये कम आया है, नीचे आया है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है। अगर 30,000 28,000 का हम डिफरेंस देखें तो पॉजिटिव हमारा आया है 2,000 का, 2,000 का पैसा बचा है, इसका भी एनालिसिस करेंगे कि भाई पैसा बचा है तो क्यों बचा है। क्या हमने खर्चा थोड़ा सा ज्यादा सोच लिया था, क्या एक्चुअली में जो पर्सन ने पैसा काम किया है उसने पैसा बचाया है या फिर तो कुछ प्राइस कटिंग हुआ था, जो भी हुआ था रीजन। सिमिलरली जब 30,000 से आपने 35,000 खर्चा किया, 5,000 का आपने ज्यादा खर्चा किया, वहां पे भी आपका एनालिसिस होगा। ठीक है, तो बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का काम इतना ही है, पहले एक स्टैंडर्ड सेट करना, फिर उसे एक्चुअल के साथ कंपेयर करना, फिर डिफरेंस कैलकुलेट करना, फिर उस डिफरेंस का प्रॉपर रीजन, व्हाट आर द रीजन फॉर डिफरेंस, वो एनालिसिस करना एंड मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करना। इतने काम में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का काम खत्म हो गया। और हमें भी जो करना है हमें भी इतना ही करना है। ठीक है सर, हमारे सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में सिर्फ डिफरेंस कैलकुलेशन है। ऑलरेडी स्टैंडर्ड आपको दिया होगा क्वेश्चन में, आपको एक्चुअल निकालना है, एक्चुअल के साथ स्टैंडर्ड को डिफरेंस निकालना है और उस डिफरेंस को नाम देना है कि इसका रीजन क्या है और डिफरेंस का क्या क्या रीजन और कितना डिफरेंस है। ठीक है, चलो सर। तो सर एक बार हम बुक में चले जाते हैं और बुक में देखते हैं कि थ्योरी में क्या दे रखा है। ओके, इतने टाइम से आप बोले जा रहे हो। चलो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो क्या देखा है, कॉस्ट कंट्रोल इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल जो है वो कॉस्ट मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। मैंने बोला था ना, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल। ओके, मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सेट ऑफ प्री डिटरमाइंडेड कॉस्ट टू कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट विथ प्री डिटरमाइंडेड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंडेड कॉस्ट आर स्टैंडर्ड कॉस्ट used for cost control and performance evaluation. Okay, अब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सेट ऑफ प्री डिटरमाइंडेड कॉस्ट टू कंपेयर विथ एक्चुअल विद द प्री डिटरमाइंडेड कॉस्ट। हमेशा मैनेजमेंट क्या करता है, एक प्री डिटरमाइंडेड खर्चा, एक जो पहले बजट एक होता है ना कि एक टारगेट फिक्स कर लेता है कि भाई आगे जाके कितना खर्चा होगा। ये आप हर जगह फॉलो करते हो। आपकी मतलब किसी रिलेटिव का शादी, आपकी घर में शादी है, आपकी घर में कोई फंक्शन है, पहले आप क्या करते हो, पहले आप क्या करते हो, ब्लैंक पेपर ले लेते हो, पेन पेपर लेके आप लिखते हो ना कि भाई ये इतना खर्चा आएगा, सामान इतने का आएगा, ठीक है, डेकोरेशन में इतना खर्चा लगेगा, रिलेटिव्स आएंगे तो उन्हें जो कपड़े वगैरह देना होगा उतना खर्चा होगा। तो आप एक शादी का भी एग्जाम्पल बेस्ट ले सकते हो, उसमें भी इतना ही होता है। ओके, तो पहले एक प्री डिटरमाइंडेड खर्चा होता है और उस प्री डिटरमाइंडेड खर्चे को आप क्या करते हो, एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली क्या है, देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डेफिनेशन यहां से दे रखा है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग व्हिच स्टार्ट विथ सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड एंड एंड विथ रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंस टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक मेथड है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, व्हिच स्टार्ट विथ सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड पहले सेट करेगा, उसका काम वही से स्टार्ट होता है, एंड एंड्स विथ रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंस। अभी मैंने बोला था ना वेरिएंस क्या होते हैं, डिफरेंस। वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वेरिएंसेस, वेरिएंसेस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट,
माइनस एक्चुअल कॉस्ट। वेरिएंस का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ओके, सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सर काम क्या है? वेरिएंस निकाल मतलब स्टैंडर्ड सेट करना, एक्चुअल के साथ उसे कंपेयर करना, जो डिफरेंस है उसे बोलेंगे वेरिएंस, वेरिएंस निकालना। ठीक है, और वेरिएंस निकालने के बाद उसकी जो रीजंस है उसे इंटरप्रेट करना एंड मैनेजमेंट को बताना, सो दैट कि मैनेजमेंट विल टेक द करेक्टिव एक्शन। मैनेजमेंट डिसीजन लेने का पावर मैनेजमेंट के पास है, तो मैनेजमेंट डिसीजन लेगा उससे पहले हमें प्रॉपर रिपोर्ट्स उसे देना है ना, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देना है, प्रॉपर फैक्ट्स वगैरह देना है, तो वो सब हमें देना है। अच्छा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हमारा सब इतना ही काम है कि हम मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो एक सीमा है, एक इंस्टीट्यूट जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, लंदन का, आप सबको पता होगा, सीए में लंदन वाला जो वाला पॉइंट है। द ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी ऑफ सीमा लंदन डिफाइंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एज टेक्निक cost control technique that reports variance by comparing actual to preset standard, so facilitating action through the management by expectation। अच्छा, बहुत ही सिंपली बोलता है कि भाई इसका जो काम है वो क्या है? स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल के साथ कंपेयर करना है और करेक्टिव डिसीजंस वगैरह देना है। ओके, फैक्ट्स वगैरह फैसिलिटेट वगैरह, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना टू टेक करेक्ट एक्शन। ओके, चलो इंपोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम बाद में पढ़ेंगे, क्या इसकी इंपोर्टेंस है, मैंने बता दिया क्या इसकी इंपोर्टेंस है। लेकिन सर हमें ये जो वेरिएंस वगैरह निकालना है, ये किसका वेरिएंस निकालना है? देखो नॉर्मली आप सबको पता है कि कॉस्ट के नेचुरली बाय नेचर कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। ओके, सो मटेरियल में आपका हमें जो निकालना है वो निकालना है मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल की कॉस्ट में जो गड़बड़ी हुआ होगा उसका निकालना है वेरिएंस। सर लेबर का निकालना है क्या? बिल्कुल, लेबर का भी निकालना है। सर तीसरा किसका निकालना है? देखो एक्सपेंसेस का, नॉर्मली ओवरहेड का वेरिएंस निकालना है, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं। उसके बाद हमें सेल्स का वेरिएंस निकालना है, उसके बाद हमें प्रॉफिट का वेरिएंस निकालना है। सर इतने सारे हैं क्या? अब एक ट्विस्ट बताता हूं। देखो हमें मटेरियल का वेरिएंस निकालना है, हमें लेबर का निकालना है, ओवरहेड्स का वेरिएंस निकालना है, सेल्स का वेरिएंस निकालना है, प्रॉफिट का वेरिएंस निकालना है। सर इतना सारा कब निकालेंगे? अरे इतना नहीं निकालना है, आपके सिलेबस में ये तीनों नहीं है। ओवरहेड वेरिएंस जो कि सबसे टफ वाला है क्वेश्चन, वो नहीं है, सेल्स का वेरिएंस नहीं है, प्रॉफिट का वेरिएंस नहीं है। तो सर सिर्फ यही दोनों है क्या? बिल्कुल, सिर्फ यही दोनों है आपके सिलेबस में, मटेरियल वेरिएंस एंड लेबर वेरिएंस। तो हमें सिर्फ मटेरियल वेरिएंस एंड लेबर वेरिएंस निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे चलेंगे और आज की क्लास जो है, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस, और मटेरियल वेरिएंस जेन्युइनली किस रीजन की वजह से आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते मटेरियल वेरिएंस। ओके सर, ये मटेरियल वेरिएंस क्यों निकलता है? मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा और उस एक एग्जाम्पल के थ्रू आप आराम से समझ लेना कि मटेरियल वेरिएंस कैसे निकलता है। बहुत ही ध्यान से आपको इस एग्जाम्पल को समझना है, बहुत ही ध्यान से इस एग्जाम्पल को आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते एग्जाम्पल। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, एक इमेजिन जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हम जो करेंगे ना, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू सारे के सारे फॉर्मूला को समझेंगे। मान लीजिए कि मुझे लगा कि यार भाई ये अब टीचिंग वगैरह में वो बात नहीं रही, मुझे क्या करना है, मुझे कोई मैन्युफैक्चरिंग करना है। कॉमर्स वाले हम बिजनेस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? साइंस वाले आके बिजनेस कर रहे हैं, आईआईटी वाले बिजनेस कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमें क्यों? हमें तो सब कुछ पता है बिजनेस के बारे में, लेकिन हम कुछ कर नहीं कर रहे, हम कुछ कर ही नहीं रहे। तो इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, क्या करूंगा, मैंने बोला कि नहीं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह बैठाते, कुछ चीज़ों की प्रोडक्शन करते। तो मुझे दिखा बाल्टी, बकेट, और कुछ नहीं मिला मुझे। मैंने बोला कि भाई बकेट बनाता हूँ, बाल्टी बनाता हूँ। बाल्टी एक ऐसा चीज़ है कि हर किसी को हर घर में चाहिए। ठीक है, तो एक बाल्टी बनाऊंगा, आलोक बाल्टी, जैसे नीलकमल प्लास्टिक वगैरह बनाता है ना, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, सिमिलरली मैं भी एक बनाऊंगा, आलोक बाल्टी और आलोक प्लास्टिक्स। सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि प्लास्टिक बनाऊंगा, तो मेरा सबसे पहला काम क्या है कि भाई टारगेट, जैसे मैंने अभी बोला ना, कोई भी इवेंट आप करते हो ना, कॉमर्स वालों का पेन पेपर अपने हाथ में ही रहता है कि भाई शादी होने वाला है, खर्चा कितना कितना होगा, शॉपिंग करने जाएंगे, गर्लफ्रेंड को क्या क्या खरीदना है, कितना खर्चा होगा।
हर एक कॉमर्स वाला पहले अपने दिमाग में एक बजट बनाएगा, उसके बाद आके वो जितना खर्चा हुआ है ना वो लिखेगा। लोगों को लगता है ये खराब है, लेकिन ओरिजिनली ये बाय नेचर कॉमर्स वालों के पास है। मैंने कितने सारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को देखा है जो एक्चुअली फील करते हैं, वो शॉपिंग करके आएंगे, घर में बैठ के एक एक चीज को दिखेंगे, शॉपिंग करके आएंगे, रिलायंस वगैरह जाएंगे, रिलायंस स्मार्ट वगैरह, वहां से कुछ सामान खरीदेंगे, ग्रोसरी वगैरह खरीदेंगे, वहां पे भी लिख के आएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने पहले एक दिमाग में बताया कि भाई मुझे कितना प्रोडक्शन करना है, मुझे 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 खर्चा कितना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी से अगर लोन लाने जाऊंगा ना तो मैं वहां से पैसा तो लाऊंगा ना, मैं उन्हें बोल तो पाऊंगा ना कि भाई मुझे इतना प्रोडक्शन करना है। तो इसीलिए सबसे पहला जो था मैंने टारगेट सेट किया, मैंने बोला कि भाई कितना यूनिट बनाऊंगा, इससे मैं बोलूंगा बजटेड डाटा, इससे मैं बोलूंगा बजटेड डाटा। मतलब ये मैं प्लान कर रहा हूं, अभी मैंने बनाया नहीं है, इसे प्लान कर रहा हूं, बजटेड डाटा। तो बजटेड डाटा में नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। सर कितना यूनिट आप प्रोडक्शन करने वाले हो, कितना यूनिट प्रोडक्शन करने वाला हूं? मैंने सोचा कि भाई 10,000 बाल्टी बनाता हूं, 10,000 यूनिट्स। सबसे पहले दिमाग में बात आया कि मैं पहले लॉट में, मेरा जो पहला प्रोडक्शन होगा ना, पहला बैच, उसमें 10,000 बाल्टी बनाऊंगा, ताकि बेचना भी तो है ना। 1 लाख बना दिया, कोई खरीद नहीं रहा है, इसलिए मैंने बोला कि नहीं कम बनाता हूं, 10,000 बाल्टियां बनाता हूं सिर्फ। ठीक है, अब हुआ क्या देखो, अब मैं अकेला तो काम नहीं करूंगा, इसलिए मैंने 3 बंदे रख लिया। मैंने एक आदमी को रखा जो कि इस बाल्टी के रिलेटेड जो भी खर्चा, जो भी सामान खरीदना पड़ेगा ना बनाने के लिए, रॉ मटेरियल्स, वो खरीदेगा। तो एक परचेज मैनेजर मैंने रख लिया। अब जो बनाएंगे, जो लेबर्स काम करेंगे फैक्ट्री में, उसके लिए एक मैनेजर को रख लिया, प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, एक रखा मार्केटिंग मैनेजर, एक रखा और परचेज मैनेजर, एक रखा मैंने प्रोडक्शन मैनेजर। जो आदमी प्रोडक्शन का पूरा ध्यान रखेगा उसके लिए एक आदमी रख लिया, जो परचेज वगैरह खरीदेगा सामान वगैरह, उसकी उस वाले पार्ट को ध्यान रखने के लिए उसके लिए एक आदमी रख लिया। अब टोटल कंपनी के लिए एक और मैनेजर रख लिया कि भाई इन दोनों का काम को वो देखेगा, और एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी रख लिया। ठीक है, अब चलो देखो क्या होता है। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 10,000 यूनिट। अच्छा, मैंने थोड़ा सा मार्केट में रिसर्च किया तो मुझे पता चला रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, प्रोड्यूस 1 यूनिट। सर 1 यूनिट प्रोडक्शन के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा? जब मैंने दूसरे बाल्टी बनाने वाले लोगों से पूछा, उन्होंने बोला कि भाई 2 kg पर यूनिट। मतलब एक बाल्टी बनाने के लिए आपको कितने का खर्चा, मतलब कितना रॉ मटेरियल लगेगा? 2 kg का रॉ मटेरियल सर लगेगा। तो ये उन लोगों ने बताया। तो मेरा टोटल एस्टिमेटेड और टोटल एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल, एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल, सर ये कितने का आ जाएगा? टोटल एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल ये सर आ जाएगा 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000 kg। सही है सर, बहुत ही सिंपल है। मुझे बनाना है 10,000 यूनिट का बाल्टी, मतलब 10,000 बाल्टी बनाना है। एक बाल्टी बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का बाल्टी बना रहा हूं, 2 kg का प्लास्टिक लगेगा। और टोटल कितना लगेगा सर? ऑब्वियसली 10,000 इंटू 2, टोटल 20,000 kg का प्लास्टिक लगेगा। ठीक है, 20,000 kg का रॉ मटेरियल लगेगा। फिर मैंने थोड़ा सा मार्केट में पूछा कि भाई आप जिससे रॉ मटेरियल खरीदते हो, एक बाल्टी बनाने वाले के पास गया, बोला कि 10,000 सर बाल्टी बनाना है, मैं भी थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ। उसने बोला हाँ 10,000 बाल्टी के लिए तुम्हें पर केजी 2 रुपये, मतलब पर बाल्टी 2 kg का प्लास्टिक लगेगा, कुल मिला के 20,000 kg का प्लास्टिक। और 1 kg का कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट और रेट लिख लेता हूँ, रेट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। 1 kg रॉ मटेरियल का सर कितना प्राइस है? 10 रुपये। उन्होंने बोला कि भाई देखो हम जो प्लास्टिक खरीदते हैं ना, अच्छे क्वालिटी का खरीदते हैं, 10 रुपये पर केजी का प्लास्टिक।
तो अभी देखो मुझे और लेबर कितने लगेंगे, मतलब कितना एक्सपेंडिचर लगेगा, कोई लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी ये सब एक्सपेंडिचर कितने का लगेगा, रेंट कितने का देना है, ये मैंने कुछ नहीं सोचा। मेरा पहले दिमाग में आया कि भाई बाल्टी बनाने के लिए, प्लास्टिक का बकेट बनाने के लिए प्लास्टिक तो चाहिए ना, तो पहले उसका खर्चा मैं असेस कर लेता हूं। तो अभी सिर्फ बस सोच लो कि आपके पास इतना ही डाटा है, यानी कि मेरा टोटल खर्चा कितना आएगा, यहां पे लिख लेता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट सर कितने का आ जाएगा, टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट सबने बोला कि भाई 2 लाख का आ जाएगा, ठीक है 2 लाख का आ जाएगा, ओके हाँ अब सही है। सो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना है, 10,000 यूनिट का, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट 2 kg पर यूनिट, टोटल एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल कितने का है 2 लाख का, रेट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल कितने का है 10 रुपीज का, टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट, सर टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कितने का है 2 लाख का है, 20,000 इंटू 10, सोच लिया 2 लाख। मम्मी से बोला कि मम्मी 2 लाख रुपए दो, मुझे बाल्टी बनाने की कंपनी ओपन करना है, मतलब मैंने बेसिकली खर्चा ये कर लिया कि 2 लाख का खर्चा होगा। अब मेरे जो काबिल लोग हैं, मेरे जो काबिल स्टाफ से, देखो मैंने 3 लोगों को रखा था, एक को रखा जनरल मैनेजर, मैंने बोला कि भाई तुम्हारा काम जो है वो ये है कि पूरा का पूरा ऑपरेशन को देखना, परचेज सही से हो रहा है कि नहीं, सेल्स मतलब प्रोडक्शन सही से हो रहा है कि नहीं, वो तुम्हें देखना है। प्रोडक्शन के बाद जो रॉ मटेरियल, वो जो प्रोडक्ट होगा वो कहाँ पे रहेगा, मतलब कहाँ पे स्टोर होगा, जब परचेज होगा वो रॉ मटेरियल आप कैसे स्टोरेज करोगे, ये सब कुछ आपको देखना है, मुझे कुछ नहीं करना है। अगर मुझे सब कुछ करना है तो मैं काहे का बिजनेस में, इसीलिए मैंने 3 लोगों को रखा, एक है जनरल मैनेजर जो कि पूरे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक है प्रोडक्शन मैनेजर जो कि सिर्फ प्रोडक्शन के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक है परचेज मैनेजर जो कि रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करेगा। अब इन तीनों ने मिलकर एक्चुअल में क्या क्या गड़बड़ी किया है वो चला देख लेते हैं। एक्चुअल को मैं लिख रहा हूं, सपोज ब्लू में लिख रहा हूं, दूसरा कलर एक्चुअल डाटा। अब एक्चुअल डाटा सर क्या है, चलो देखते हैं। एक्चुअल डाटा में इन लोगों ने क्या किया है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड 9,000 यूनिट्स। सर आपने तो बोला था 10,000 का, उन लोगों ने बोला कि सर ये पहली बार था ना, हमने कम बनाया है थोड़ा सा, 9,000 यूनिट बनाया। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है 2,000 तो ऊपर नीचे हो ही जाता। तो एक्चुअल उन लोगों ने कितना बनाया है, मैंने बोला था 10,000 का बनाना, मैंने प्लानिंग करके दिया था उन लोगों को 10,000 का, सब कुछ सही हो गया था, लेकिन बोला कि सर नहीं पहली बार था ना, लोगों ने काम सही से नहीं किया इसलिए 9,000 यूनिट बन पाया। मैंने बोला कोई बात नहीं 9,000 यूनिट है, यहां तक सही था। इसके बाद जो फिगर्स आया ना, मेरी दिमाग थोड़ा सा मतलब शॉक हो गया, मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। क्या था, रॉ मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल यूज्ड, एक्चुअल लिख लेता हूं, एक्चुअल रॉ मटेरियल यूज्ड। सर कितने का यूज किया है, 21,000 kg। सर आपने तो बोला था 20,000 kg का, इन लोगों ने 21,000 क्यों किया, वही बोला कि सर जो लेबर लोग हैं ना, ठीक है उन लोगों ने थोड़ा सा खर्चा मतलब वेस्ट वगैरह कर लिया, नए लोग थे। मैंने बोला वो मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं बोला था कि नए लोगों को लाना है, मैंने तो बराबर पैसा दिया था। मैंने बोला आगे बोलो, आगे क्या क्या गड़बड़ी किया है। सर पहला गड़बड़ी किया था 9,000 यूनिट बनाया था, दूसरा यूनिट 1,000 kg का ज्यादा रॉ मटेरियल लगा लिया है, 1,000 kg का जो रॉ मटेरियल है वो ज्यादा लगा लिया है, ठीक है। अब उसके बाद और एक गड़बड़ किया इन लोगों ने, रेट पर केजी ऑफ, रेट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, रेट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल पर केजी का जो रेट है वो कितने का है देख लेते हैं। खरीदा है 11 रुपीज में। यहां पे मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ मेरे हाथ में। मैंने बोला क्या 11 रुपए में खरीदा है, बिल्कुल। मैंने बोला कि सर खर्चा तो हो गया, अब क्या करें। अब देखो मैंने जो टारगेट दिया था उसका बिल्कुल अपोजिट किया है। पहले तो मैंने बोला था कि भाई 10,000 यूनिट बनाना है, बनाया 9,000। दूसरा मैंने बोला था कि भाई जो टोटल आएगा पर केजी 2 रुपए के हिसाब से, सॉरी पर यूनिट 2 केजी के हिसाब से टोटल जो रॉ मटेरियल आपका लगेगा वो 20,000 केजी का यूसेज लगेगा, एस्टिमेटेड है इतना, ठीक है। और 21,000 हो गया, ओके।
उसके बाद रेट जो था वो रॉ था, कितना रॉ मटेरियल का 10 रुपए का था एस्टिमेटेड, और ये होता है 11 रुपीज हो गया। अब अक्सर जो हम सोचते वो होता क्या है, आपने भी सोचा था कि वो आपकी बनेगी, लेकिन वो अब और किसी का है, ठीक है। तो सिमिलरली जो हम एस्टिमेट करते हैं, इसीलिए तो उसे एस्टिमेट बोला जाता है ना, जो हम एस्टिमेट करते हैं, जो हम सोचते वो थोड़ी ना होगा। तो यहां पे भी उन लोगों ने गड़बड़ के लिए ऐसे बोला। मैंने बोला कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इतना खर्चा किया है, तुम लोगों को इतना सारा सैलरी देता हूं, गुस्सा हो गया मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये जो गड़बड़ तुमने किया है इसका प्राइस कितना आएगा, चला देख लेते एक बार देख लेते कि इसका खर्चा कितना आएगा। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने बोला भाई कितना खर्चा आया, उसने बोला कि सर 21,000 kg इंटू ₹11, सो ये आपका आता है 2,31,000 का। सर 2,31,000 का खर्चा आ गया। मैंने बोला कि भाई मुझे नहीं पता, 2 लाख मैंने बोला था, ठीक है, 2,31,000 तुम लोगों ने खर्चा किया है, तो ये जो एक्स्ट्रा 31,000 का खर्चा किया है वो क्या करना का पड़ेगा, तुम्हारे सैलरी से मैं डिडक्ट करूंगा, तुम्हारी सैलरी से ये काटूंगा, 3 महीने का तुम्हारा सैलरी कट कर लूंगा, ठीक है। मैंने बोला था तुम लोगों को 2 लाख का खर्चा करने का, 2 लाख का खर्चा करने का, तुम लोगों ने खर्चा कितना किया है 2,31,000 का, यानी कि एक्स्ट्रा खर्चा कितना किया है 31,000 का, तुम्हारे सैलरी से ये डिडक्ट होगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, 3 लोग थे ना, मैंने जनरल मैनेजर को बोला, मैंने बोला कि भाई जनरल मैनेजर तेरे सैलरी से मैं 31,000 डिडक्ट कर रहा हूं। उसने बोला सर मेरे सैलरी से क्यों कर रहे हो, मैंने थोड़ी ना कोई गड़बड़ किया। मैंने बोला वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना है कि मैंने तुझे पूरा पावर दे के गया था, तुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तुझे ऑथोरिटी मैंने दिया था, सब कुछ दे दिया, लेकिन तूने क्या किया 31,000 का गड़बड़ कर लिया ना, 31,000 का नुकसान करवा लिया मेरा। मैंने बोला था तुझे इनएक्सपीरियंस एम्प्लॉय लाने के लिए, मैंने बोला था तुझे ये सब गड़बड़ करने के लिए। उसने बोला सर 2 लोग और भी तो है, परचेज मैनेजर है जिससे जो रॉ मटेरियल खरीद रहा था, प्रोडक्शन मैनेजर है, हो सकता है उन लोगों ने गड़बड़ी किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो मैनेज करता हूं। मैंने बोला वही तो काम है तेरा, इसीलिए मैं तेरे ऊपर डाल रहा हूं 31,000 का फाइन, ये जो गड़बड़ हुआ है, ठीक है। पहले तो इसका एक्सप्लेनेशन दो, अगर नहीं दे सकते 31,000 दो, और तुझे जो ये जो पैसा है ना, तो तुझे जो ये जो पैसा है तू जिससे रिकवर करना चाहता है कर ले। अब देखो मैंने कैलकुलेट किया था 31,000 का, एक्चुअली में कितने का गड़बड़ हुआ है आप जरा एक बार देख लीजिए इस डाटा को और देखिए कितने का गड़बड़ हुआ है। मैंने सोचा था 2 लाख का खर्चा होगा, ठीक है, मैंने सोचा था 2 लाख का खर्चा होगा, लेकिन सर खर्चा कितने का हो गया 2,31,000 का। तो मुझे मोटा मोटी सामने जो है वो दिखाई दे रहा है कि भाई मैंने 2 लाख का बजट बनाया था, खर्चा हो गया 2,31,000 का, 31,000 का नुकसान हुआ है, ठीक है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है या फिर हमने कोई गड़बड़ी किया है, जरा सोच लीजिए। क्या सर आपको भी सही लगता है या फिर हमने कुछ गड़बड़ी किया है, जरा सोच लीजिए, देख लीजिए एक बार, ठीक है। सर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है सर, दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है सर। मुझे कॉस्ट अकाउंटेंट ने आके बोला कि सर इसीलिए तो लोग कॉस्ट अकाउंटेंट्स को सीरियसली लेते ही नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही नहीं लिखा है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज ए सीएमए। मैंने बोला क्या हुआ बता, तू ज्यादा मतलब सस्पेंस मत रख, ज्यादा बता फटाफट क्या हुआ है गड़बड़। उसने बोला कि सर मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके कैलकुलेशन में गड़बड़ी। मैंने बोला क्या बोल रहा है, मैं भी कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, मेरे कैलकुलेशन में कैसे गड़बड़ी हो सकता है। बोला कि सर आप जो खर्चा निकाल रहे हो ना, आपका नुकसान हुआ है 31,000 का, इट्स एक्चुअली नॉट 31,000। मैंने बोला और कितना है, ना इससे ज्यादा है। मैंने बोला कैसे, बता कैसे। उसने बोला सर जरा ठंडे दिमाग से सोचो, आप गुस्सा कर रहे हो इसीलिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि आपने जो 2 लाख का खर्चा निकाला था वो कितने अमाउंट के लिए, कितना यूनिट के लिए निकाला था। आप सिंपली ये बोल रहे हो ना कि आपने खर्चा निकाला था 2 लाख का, इन लोगों ने खर्चा किया है 2,31,000 का, तो जो डिफरेंस है दैट इज 31,000। सिंपल है। मैंने बोला हाँ वो तो सिंपल है, दिखाई दे रहा है मुझे, तू बता नया बात क्या बताना चाहता है। उसने बोला सर यही तो बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखिए आपने कितना यूनिट के लिए बोला था। मैंने बोला 10,000, इन लोगों ने बनाया कितना है 9,000। तो आपने जो खर्चा किया था, आपने जो खर्चे का एस्टिमेट किया था, ये आपने 10,000 को दिमाग के रख के किया था।
आपने थोड़ी ना 9,000 को दिमाग में रख के किया था। अगर 9,000 को रख के करते तो ये 2 लाख से तो कम आ जाता ना। मैंने बोला अरे हाँ सच में, सोचा तो नहीं मैंने ये, भाई गॉड, ये लोग तो और चूना लगा रहे हैं मुझे। उसने बोला सर यही तो बता रहा हूं कि आपने जो खर्चा किया था वो 10,000 को दिमाग में रख के किया था। तो 10,000 यूनिट अगर आप बनाओगे तो आपका खर्चा कितना आएगा? आपका रॉ मटेरियल लगेगा 20,000 का। अगर आपका रॉ मटेरियल लगेगा 20,000 का तो आपका खर्चा कितना आएगा? 2 लाख का। सर इन लोगों ने कितना बनाया है? 9,000 का। मैंने बोला हाँ सच तो बोल रहा है तू। उसने बोला कि सर दोबारा कैलकुलेशन करिए, 9,000 यूनिट के लिए बजट क्या है? मैंने बोला कि ऐसा कैलकुलेट करना है ना, हाँ रेड पेन ले लीजिए, उसमें करिए। बजट फॉर एक्चुअल यूनिट, बजट फॉर एक्चुअल डाटा, एक्चुअल प्रोडक्शन, बजट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मैंने बोला अच्छा क्या करना है? देखो एक्चुअल प्रोडक्शन में नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है सर? उसने बोला कि सर लिख लीजिए नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितना है? 9,000 यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना है? 9,000 यूनिट। रॉ मटेरियल पर केजी, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। सर डायरेक्ट कर लेते। उसने बोला सर टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी कर लेते। 9,000 इंटू 2 kg पर यूनिट तो 2 kg लगता है। ठीक है, हम लोगों ने यहां पे सोचा था ना कि पर यूनिट कितना लगता है? 2 kg का लगता है। तो यही पे बोला कि भाई पर यूनिट अगर 2 kg लगता है ना सर, तो आप एक काम करिए, यहां पे 2 kg मल्टीप्लाई करिए, कितना हो रहा है सर? 18,000 kg। उसने बोला सर अब कुछ समझे आप? मैंने बोला हाँ हाँ सही बोल रहे रे तू। 10,000 kg के लिए अगर 10,000 यूनिट के लिए अगर 20,000 kg लग रहा है, इतना तो मुझे मैथ आता है कि 10,000 यूनिट के लिए अगर 20,000 kg लग रहा है, 9,000 के लिए कितना लगेगा? 18,000। अरे इतना तो बेसिक मैथ आना ही चाहिए। तो उसने बोला कि सर तभी तो आप गड़बड़ कर रहे थे, 18,000 kg लगना चाहिए। इन लोगों ने कितना लगाया है? मैंने बोला 21,000। अब समझे सर, 3,000 आपको लगता था 1,000 kg का चूना लगाया है, ये लोग तो 3,000 kg का चूना आपको लगा रहे हैं, 3,000 kg का चूना। अब सच्चे बोल रहा होता ना अमाउंट ज्यादा आएगा। मैंने बोला हाँ तू सही तो बोल रहा था। अब बोला कि एक्चुअल कॉस्ट निकालिए सर। रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल, रेट ऑफ रॉ मटेरियल, रेट ऑफ रॉ मटेरियल पर केजी। सर आपने जो 10 रुपये, मैंने बोला इन लोगों ने तो 11 रुपये का, मतलब इन लोगों ने तो खर्चा 11 रुपये का डाला हुआ है। उसने बोला सर जो वो लोग डाल रहे हैं ना वो गलत है, आपने जो 10 रुपये वाला प्राइस डिसाइड किया था वो सही था, आपने तो मार्केट से पूछ के प्राइस डिसाइड किया था ना। मैंने बोला हाँ सही तो बोल रहा है। उसने बोला सर 10 रुपये वाला प्राइस ही लीजिए। अब निकालिए एक्चुअल कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट 1,80,000। सर कैसे आ गया 1,80,000? 18,000 इंटू 10। अब आया दिमाग में। मैंने बोला भाई तेरे सैलरी तो सबसे पहले इंक्रीज करना चाहिए, तू अब तक कहा था, ढूंढ रहा था तेरे जैसे आदमी मैंने, तूने मेरा आंखें खोल लिया। तूने एक्चुअली 1,80,000 का खर्चा, अभी मेरा 20,000 का और नुकसान होता। उसने बोला सर बता दिया ना आपका, ठीक है। इसीलिए तो कहता हूं कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स को रखना चाहिए मैनेजमेंट में। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज ए सीएमए। तो ये सब डाटा जब मुझे कॉस्ट अकाउंटेंट ने मेरा दे दिया कि सर देखिए आप जो कंपेयर कर रहे हैं आप गलत कंपेयर कर रहे हैं, आपको 2 लाख के साथ कंपेयर करने की कोई बात नहीं है। ये तो आपने बनाया था कि 10,000 यूनिट होगा, अगर आप 10,000 यूनिट बनाओगे तो आपका खर्चा 2 लाख होगा। आपने एक्चुअली इतना बनाया क्या? आपने बनाया कितना? आपकी लोगों ने बनाया है 9,000 यूनिट। 9,000 यूनिट के लिए इन लोगों का खर्चा कितना है? 2,31,000। तो पहले आप 9,000 वाला कंपैरिजन वाला डाटा निकाल लो ना कि 9,000 यूनिट के लिए अगर आप प्लानिंग करते, इफ यू आर प्लान फॉर 9,000 यूनिट, देन आपका कॉस्ट कितना आता? तो 9,000 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल कितना लगता? 18,000 kg। खर्चा कितना आता? 1,80,000 का। यानी कि सर चूना कितना लगाया है आपको? जरा ग्रीन पेन में लिख लीजिए सर, 2,31,000 माइनस 1,80,000 आपको चूना लगाया है पूरा 51,000 का, 51,000 का सर चूना लगाया है इन लोगों ने आपको। आप लोग तो सोच रहे थे, आप तो सोच रहे थे कि ये चूना नहीं लगाएंगे, लेकिन एक्चुअली में इन लोगों ने जो चूना आपको लगाया है वो 30,000, 31,000 का नहीं है, 51,000 का है, 51,000 का है।
मैंने बोला हाँ सही तो बोल रहा है तू। बोला कि परचेज जो जनरल मैनेजर है आपका उसके ऊपर डालिए पूरा का पूरा फाइन। अब बेचारा जनरल मैनेजर अपने दिमाग में था कि सर ने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन जब मैंने उसे ये बात बताया कि भाई तेरे ऊपर कितने का फाइन लगेगा, 51,000 का फाइन लगने वाला है, उसने बोला सर कैसे कैलकुलेट किया आपने, 2,31,000। मैंने बोला देख चूना मत लगा मुझे, मैं भी कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। 2,31,000 जो तूने खर्चा किया है और 9,000 यूनिट के लिए जो मेरा कैलकुलेशन है वो बोल रहा है कि 1,80,000, यानी कि 51,000 का गड़बड़ी तुम लोगों ने किया है, तो तेरे सैलरी से मैं 50,000 काटने वाला, मतलब 51,000 काटने वाला। तो मैंने यहां पे बोला देखो मैंने 3 लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था ना। सबसे पहले मैंने ले लिया जनरल मैनेजर। मैंने बोला कि भाई देख जनरल मैनेजर, तेरे सैलरी से कितना डिडक्ट करूंगा, तेरे सैलरी से कितना डिडक्ट करूंगा, जनरल मैनेजर की सैलरी से 51,000। उसने बोला सर 51,000 कैसे? मैंने बोला देख 51,000 का तूने गड़बड़ किया है, मेरा खर्चा कितना था 1,80,000 का, ठीक है, तेरा खर्चा कितना आया है 2,31,000 का, सही है। दिस इज द डिफरेंस। अब समझ में आया तुझे? अब तुझे समझ में आया कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया 51,000 का। अब देखो बेचारा जनरल मैनेजर सोच रहा है कि भाई मेरा क्या गलती है, मैंने तो कुछ गलती किया ही नहीं है ना। गलती तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन मैनेजर का है, जो मेरे अंदर जो प्रोडक्शन कर रहा था। मैंने तो बोला था कि 18,000 लगेगा, उन लोगों ने जो प्रोडक्शन कर रहे थे उनका गलती था ना। अब ये बेचारा कंफ्यूजन है, ये बेचारा कह रहा है कि भाई मैं ये 50,000, मैं जो ये 51,000 है ना, इसका बोझ, इसका बर्डन मैं क्यों लूं? इसका बर्डन तो बाकी के लोगों को लेना चाहिए ना। भाई ये जो 50,000 का बेनिफिट है, ये जो बेनिफिट है, ये जो 51,000 का लॉस हुआ है, इसका बर्डन मैं अकेला क्यों लूं? इसका बर्डन तो आप लोगों को, मतलब जो दो लोग काम करते हैं ना, प्रोडक्शन मैनेजर एंड परचेज मैनेजर, उन्हें लेना चाहिए। जो लोग मेरे अंडर जो एक्चुअल जिम्मेदार है ना इस गलती का, उन्हें लेना चाहिए ना। तो इसीलिए इसने सोचा कि भाई इसका जो बर्डन है ये ट्रांसफर करेगा प्रोडक्शन मैनेजर एज वेल एज परचेज मैनेजर को। तो परचेज मैनेजर का नाम यहां पे लिख लिया, परचेज मैनेजर, फिर उसके बाद आ गया प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। लेकिन बेचारे को यह पता नहीं है कि प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर कितना खर्चा डालेगा, क्योंकि 51,000 है टोटल, तो 51,000 में से कितना पार्ट वो परचेज मैनेजर के ऊपर डालेगा, यानी कि मार्केटिंग, इसे परचेज और मार्केटिंग भी बोल सकते हो, मार्केटिंग मैनेजर, कितना अमाउंट वो परचेज और मार्केटिंग मैनेजर के ऊपर डालेगा और कितना अमाउंट वो प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर डालेगा, ठीक है। तो आप लोग जरा सोचो अपने दिमाग लगा के कि भाई कितना खर्चा प्रोडक्शन मैनेजर का होना चाहिए, कितना खर्चा परचेज मैनेजर का होना चाहिए, और जिसका सही आएगा वो ज्यादा इंटेलिजेंट बोला जाएगा। ये लो, ये है डाटा पूरा का पूरा, ये जो डाटा है एक बार इसे लिख लो आप लोग। ये एग्जाम्पल को आपको लिखना है अपनी कॉपी में। मैंने आपको बोला था कि एक रॉफ कॉपी मेंटेन करना है, एक टोटल इंपोर्टेंट जो आपकी बुक है वो मेंटेन करना है। तो यहाँ पे इससे आपको लिखना है पूरा का पूरा, ठीक है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप पूरा का पूरा मटेरियल वेरिएंस बहुत आराम से समझ जाओगे, ठीक है। तो बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, ये मेरा मोटिव है। उसके बाद हम क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे, ठीक है। सो मटेरियल वेरिएंस में चलिए देख लेते हैं। एक बार ये डाटा पूरा लिख लीजिए और जरा मुझे ये बताइए इन डाटा के अकॉर्डिंग, इसे लिखने के बाद, कि भाई परचेज मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर के ऊपर कितना खर्चा होना चाहिए और प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर कितना खर्चा होना चाहिए। परचेज मैनेजर के ऊपर कितना खर्चा होना चाहिए और प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर कितना खर्चा होना चाहिए, ठीक है। जरा 1 मिनट का टाइम लीजिए और वीडियो को पॉज करके जरा सोचिए, जरा सोचिए। अच्छा, जिन लोगों ने सोच लिया, जिन लोगों का आंसर आ गया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे आगे जाओगे आप लोग। अब जरा चलते हैं, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आया है, कितने लोगों का आंसर गलत आया है। ओके, तो चलिए जरा करते हैं। सर एक बात बताइए, पहले हमें यह पता है कि जनरल मैनेजर का जो गलती है वो टोटल जितना लॉस हुआ है, हमारा खर्चा होना चाहिए था 1,80,000 का, खर्चा हुआ है 2,31,000 का, 2,30,000 का, 31,000 का। सो द डिफरेंस 51,000 विल चार्ज टू जनरल मैनेजर।
ही इज द प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब पॉइंट ये है कि परचेज मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर इनका कितना खर्चा होना चाहिए। परचेज मैनेजर जो है और मार्केटिंग मैनेजर इसका कितना होना चाहिए, और प्रोडक्शन मैनेजर का कितना खर्चा होना चाहिए। तो परचेज मैनेजर का जो खर्चा है वो कितना होना चाहिए सर। देखो परचेज मैनेजर ने कहां पे गड़बड़ी किया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परचेज मैनेजर ने गड़बड़ी कहां पे किया है। परचेज मैनेजर ने कहां पे गड़बड़ी किया है। तो पहला जो गड़बड़ी है परचेज मैनेजर का वो ये है कि भाई 10 रुपए में खरीदना था, 11 रुपए में खरीदा। परचेज मैनेजर का जो गड़बड़ी है वो ये है कि 10 रुपए में खरीदना था, 10 रुपए में कोई चीज को खरीदना था, उसने 11 रुपए में खरीदा है। 10 रुपए में खरीदना था, 11 रुपए में खरीदा है। सर कितना खरीदा है? हमने बोला था कि मार्केट में मिल रहा है 10 रुपए का, हमने बोला था कि मार्केट में मिल रहा है 10 रुपए का, और बाहर जो मिल रहा है वो कितना है, हमने सोचा था कि मार्केट में मिलेगा 10 रुपए का, उसने खरीदा है 11 रुपए का। तो जो गड़बड़ी है वो कितने का है, 1 रुपए का। कितने यूनिट के लिए गड़बड़ी है? 21,000 यूनिट के लिए, क्योंकि उसने खरीदा कितना है। देखो एक्चुअली हमारा कितना यूनिट कंज्यूम हुआ है, 21,000 का। एक्चुअली हमारा कितना यूनिट का कंज्यूम हुआ है, 21,000 यूनिट का कंज्यूम हुआ है। तो 21,000 यूनिट इंटू 10 - 11, क्योंकि जो एक्स्ट्रा खर्चा किया है, अगर वो 21,000 खरीदता भी ना, 21,000 का सर गलती है, वो किसका गलती है? क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर ने जो बोला होगा कि भाई तुम्हें 21,000 खरीदना है, तो उसने खरीद लिया। तो 21,000 के हिसाब से उसका जो गलती है वो सिर्फ 1 रुपए का है। उसकी सिर्फ कितना गलती है, 1 रुपए का गलती है। सो 21,000 इंटू 10 - 11, सो यहां पे जो आएगा वो 21,000 का आ जाएगा। ओके, और ये नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, सो परचेज और मार्केटिंग मैनेजर का जो गलती है वो कितना है, 21,000 यूनिट उसने खरीदा है इंटू 10 - 11 इंटू 10 - 11। सो 21,000 इंटू 10 - 11 कितना आता है, 21,000 का गड़बड़ी उसने किया है। ओके सर, प्रोडक्शन मैनेजर का कितना गलती होगा? देखो अगर 51,000 से, कोई बच्चा भी बता सकता है कि अगर 51,000 से 21,000 सिर्फ परचेज मैनेजर का है, तो बाकी का कितना बच्चा, 30,000। ये जो 30,000 होगा ये किसका होगा, प्रोडक्शन मैनेजर का होगा ऑब्वियसली। देखो टोटल जो दोनों का गलती मिला के 51,000 है, दोनों को अगर मिला लो, दोनों को अगर सम कर लो, तो टोटल दोनों की गलती से कितना आएगा, 51,000। तो प्रोडक्शन और मार्केटिंग मैनेजर का, सॉरी परचेज और मार्केटिंग मैनेजर का कितना गलती है, 21,000 का। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर का जो गलती है वो कितना होगा, 30,000 का हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्शन मैनेजर का जो गलती 30,000 है वो कैसे आएगा सर? देखो क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर का गलती कहां पे होगा, पहला गलती है कि भाई रॉ मटेरियल लगना चाहिए था कितना। देखो हमने बोला था 20,000 kg फॉर, हमने बोला था 20,000 kg फॉर 10,000 यूनिट्स, लेकिन उसने 9,000 के लिए कितना लगाया है, 21,000 kg। ओके, 9,000 के लिए लगना कितना चाहिए था, लगना चाहिए था 18,000 kg, तो उसने कितना ज्यादा लगाया है, 3,000 kg का। तो यहां पे सिंपल सा आंसर है कि भाई 18,000 माइनस 21,000, 18,000 माइनस 21,000, 18,000 माइनस 21,000 इंटू कितने के हिसाब से 1 kg रॉ मटेरियल का रेट है सर, 10 रुपए। सर 1 मिनट, हमने तो 11 रुपए में खरीदा है ना, तो 10 रुपए क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? हमने तो 11 रुपए में खरीदा है, तो मल्टीप्लाई 10 रुपए में क्यों करेंगे? क्योंकि इस वजह से करेंगे 10 रुपए में मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर का थोड़ी ना गलती है कि आपने 11 रुपए में खरीदा है। प्रोडक्शन मैनेजर की जितना गलती है उसका सजा उसे उतना ही मिलना चाहिए। उसका गलती क्या है कि भाई 18,000 लगना चाहिए था, लगाया 21,000, 18,000 लगना चाहिए था, लगाया है 21,000 का। इसका मतलब उसने 3,000 एक्स्ट्रा अननेसेसरीली लगाया है। और 3,000 आपने कौन सी रेट में उसे बताया था, 10 रुपए के हिसाब से बताया था, तो यहां पे 30,000 का यहां पे खर्चा आ जाएगा। परचेज मैनेजर का क्या गलती है, परचेज मैनेजर ने खरीदा उतना ही है जितना प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला है, लेकिन 1 रुपए ज्यादा में खरीदा है। तो जितना उसने खरीदा है उतना एक्स्ट्रा 1 रुपए का हमें लॉस हुआ है, तो उसकी सैलरी से उतना पैसा काटेंगे। 21,000 उसने खरीदा है, 10 रुपए हमने बोला था, 11 रुपए उसने खरीदा है, तो 1 रुपए का नुकसान हुआ है, 21,000 का टोटल नुकसान। तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से आपने जनरल मैनेजर को बोल दिया कि भाई आप ये काम करिए, प्रोडक्शन मैनेजर से 30,000, परचेज मैनेजर से 21,000, ये दोनों पैसा ले आए, आपका रिकवरी हो जाएगा।
इतने ही साथ में हमने मटेरियल वेरिएंस के 3 इंपॉर्टेंट वेरिएंस हमने कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, जो गलती जनरल मैनेजर ने किया ना, इसे पता है क्या बोला जाता है, मैं रेड पेन में लिख रहा हूं यहां पे, जो गलती जनरल मैनेजर ने किया और जो डिफरेंस हमने निकाला, इसे बोला जाता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसे क्या बोला जाता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, इसे बोला जाता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सर, जो परचेज मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर ने गड़बड़ किया है, इसे बोला जाता है मटेरियल रेट वेरिएंस। मटेरियल रेट वेरिएंस। ठीक है सर, जो गलती प्रोडक्शन मैनेजर ने किया, इसका एक नाम है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो जरा एक बार देख लेते क्या है सर डाटा। जनरल मैनेजर का जो गलती है 51,000, उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। परचेज मैनेजर का जो गलती है उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? मटेरियल रेट वेरिएंस। और प्रोडक्शन मैनेजर का जो गलती है उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। स्टूडेंट, जैसे मैं लिखता जा रहा हूं ना, ये पूरा आप लोग कॉपी करिए। एक बार दोबारा फोटो ले लीजिए। जिन लोगों ने कॉपी नहीं किया है, वीडियो पॉज करके भी आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ये जरा देख लीजिए, इसे जरा लिख लीजिए। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पूरा सिस्टम समझने के लिए। ठीक है, और जरा इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट। जरा इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके, चलो आगे चले। इसे कॉपी कर लिया आप लोगों ने, होपफुली आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब जरा आगे चलते हैं। देखो बहुत ही ध्यान से, मटेरियल जब आप वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हो ना, ओके, मटेरियल वेरिएंस के केस में आपको कुछ एग्जम्पशंस लेना है। ओके, एग्जम्पशंस व्हेन कैलकुलेटिंग, सॉरी एक मिनट, एग्जम्पशंस व्हेन कैलकुलेटिंग वेरिएंसेस। जब आप वेरिएंस कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको क्या क्या एजम्पशंस लेना है? ओके, नंबर 1, कंपेयर स्टैंडर्ड डाटा with actual। that is deduct actual figure from standard। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक सिंपल सा फंडा है, कुछ सिंपल, इसे एजम्पशंस भी आप नहीं बोल सकते, इसे रूल्स भी बोल सकते हो। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कुछ सिंपल सा रूल है कि भाई देखो, आपको कंपेयर जो करना है ना, वो एक्चुअल के साथ, मतलब स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल का कंपैरिजन करना है। यू हैव टू कंपेयर द स्टैंडर्ड फिगर्स, एक्चुअल फिगर्स विथ स्टैंडर्ड। तो आपको क्या करना है? एक्चुअल फिगर जो है, एक्चुअल फिगर को डिडक्ट करना है स्टैंडर्ड से, इसीलिए स्टैंडर्ड सबसे पहले आएगा। यहां पे हमने 1,80,000 लिया है, ये स्टैंडर्ड फिगर है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ये जो है ये एक्चुअल कॉस्ट है। तो हमेशा आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड से एक्चुअल को माइनस करना है, स्टैंडर्ड से एक्चुअल को माइनस करना है, स्टैंडर्ड से एक्चुअल को माइनस करना है। सो हमेशा स्टैंडर्ड से एक्चुअल को आपको माइनस करना पड़ेगा। नंबर 2, ओके, बजटेड यहां पे एक चीज आपको याद रखना है कि इफ डिफरेंस इज पॉजिटिव, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल आर पॉजिटिव,
is positive, then the variance is treated as favorable and denoted as capital F. देखो, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको स्टैंडर्ड से एक्चुअल को माइनस करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इक्वल टू वेरिएंस। स्टैंडर्ड से एक्चुअल को अगर माइनस करोगे आप तो वेरिएंस आएगा। अब ये वेरिएंस पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। देखो, हमारी एग्जांपल में वेरिएंस क्या है, नेगेटिव में, इसीलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा है। ओके, हमारा जो स्टैंडर्ड डाटा है वो 1,80,000 का है, एक्चुअल डाटा जो है वो 2 लाख मतलब 2,31,000 का है। सो जो डिफरेंस हमारा है वो नेगेटिव में। ओके, सो अगर वेरिएंस पॉजिटिव में आएगा तो इसे हम लिखेंगे एफ, यानी कि फेवरेबल, इसे फेवरेबल लिखेंगे। ओके, इफ वेरिएंस इज कम इन नेगेटिव, if difference between actual and standard, so difference between standard and actual, if difference between standard and actual are actual is negative, then variance is called adverse and denoted as A, कैपिटल ए। देखो, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने वेरिएंस, अगर एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड के बीच में, अगर स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल के बीच में जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में आता है, आप स्टैंडर्ड से एक्चुअल को माइनस करोगे तो अगर नेगेटिव में आता है देन जो वेरिएंस आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, जो नेगेटिव में आता है उसे बोलेंगे एडवर्स वेरिएंस, यानी कि हमारी ये गलत एडवर्स। अब ये जो वर्ड एडवर्स और फेवरेबल है, आप इसी से समझ सकते हो कि एडवर्स और फेवरेबल इसीलिए दिया गया है कि हमारे सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी चीज फेवरेबल क्या आता है, जब हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो। अगर ये सेम चीज है कि मेरा जो एक्चुअल खर्चा है वो 1,80,000 का होता, उल्टा देते हैं, मतलब सिचुएशन को अगर हम उल्टा कर ले कि मेरा जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो 2,31,000 का है, मेरा एक्चुअल खर्चा जो है वो 1,80,000 का होता, तो मुझे 51,000 का बेनिफिट होता, यानी कि ये मेरे लिए फायदेमंद है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है फेवरेबल। लेकिन यहां पे क्या आया है, यहां पे मेरा स्टैंडर्ड कम था, एक्चुअल ज्यादा आया है, इसीलिए 51,000 का नुकसान हुआ है मुझे। सो ये जो 51,000 का नुकसान हुआ है ये क्या है, ये मेरे लिए एडवर्स है, यानी कि मेरे लिए लॉस है, इसीलिए जब लॉस आएगा तो आप क्या लिखोगे, एडवर्स। सो मैं यहां पे बताऊं सर, यहां पे भी हमें एडवर्स लिखना है, बिल्कुल सर, यहां पे भी एडवर्स लिखना है, बिल्कुल सर, यहां पे भी एडवर्स लिखना है, बिल्कुल। तीनों जगह पे हमारा जो स्टैंडर्ड है ना वो कम है, एक्चुअल ज्यादा है, इसीलिए हमारे यहाँ पे नुकसान हुआ है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, एडवर्स लिखेंगे, शॉर्ट में ए लिखा जाता है। तो सर हम एग्जाम में ए लिखेंगे, बिल्कुल हम भी एग्जाम में ए लिखेंगे, ठीक है। चलो यहां तक आप जरा कॉपी कर लो, यहां तक जरा आप कॉपी कर लो, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहां तक जरा कॉपी कर लीजिए सर भाई लोग, हम लोग आगे बढ़ने वाले। चलो आगे बढ़े, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, एक बार कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। फिगर्स नीडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, देखो यहां पे लिखो फिगर्स
needed for calculation of सॉरी थोड़ा सा इसे नीचे लिखता हूँ, मेरा आदत है पूरा स्टार्टिंग से लिखने का। यहाँ पे लिखता हूँ फिगर्स नीडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस, फिगर्स नीडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। वेरिएंस कैलकुलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, जरा लिख लेते एक बार। ओके चलो देखते। सर हमारे एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या फिगर्स है, देखो मैं यहाँ पे एक एक क्वांटिटी लिख रहा हूँ। ओके बेस्ड ऑन आवर एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन आवर एग्जाम्पल, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ओके हमारी एग्जाम्पल के बेसिस पे इन फिगर्स का क्या नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कैलकुलेशन में। जो फिगर्स है उन्हें रेड में मैं लिख रहा हूँ अमाउंट को। सो पहला जो अमाउंट है वो है 10,000 यूनिट्स। कुछ याद आ रहा है सर, 10,000 बाल्टी हमें बनाना था। सर इस फिगर का आप क्या नाम दोगे, इस फिगर का सर आप क्या नाम दोगे? इस फिगर का जो नाम है इसका नाम है बजटेड आउटपुट। इसका नाम क्या है? बजटेड आउटपुट। इसे BO भी बोला जाता है, इसे बोला जाता है BO, बजटेड आउटपुट। ठीक है, उसके बाद सर एक और चीज था जो था 20,000 kg का। 2,000 kg तो वो तो था नॉर्मल बेस रेट, 2,000 kg का एक था। इसका नाम सर क्या है? इसका नाम आप लोग दोगे बजटेड क्वांटिटी, बजटेड क्वांटिटी। ओके BQ, इसका नाम क्या है? BQ। ठीक है, देखो 10,000 मैं ये कोई बाहर से नहीं लिख रहा हूं, आप अपने बुक मतलब आप अपने कॉपी चेक कर सकते हो। ये हम लोगों ने मटेरियल वेरिएंस जो कैलकुलेशन किया था ना, हमारे पास जो जो डाटा था इसका नाम सिर्फ हम लोग लिख रहे हैं सिस्टमेटिकली। सो हमारे पास पहला जो डाटा था वो था 10,000 यूनिट का। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बजटेड आउटपुट। मतलब हम इतना बनाना चाहते थे, इतना हम बनाना चाहते थे। अब हमारे लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए था? सर ये फिगर इग्नोर करेंगे क्या? बिल्कुल इग्नोर करेंगे, जरूरत नहीं है। रॉ मटेरियल जो हमारा खर्चा होने वाला था वो कितना खर्चा होने वाला था? 20,000 kg का। तो उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? बजटेड क्वांटिटी। सर एक 10 रुपए भी तो था, ₹10 का, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम रखेंगे बजटेड रेट और बजटेड प्राइस। बजटेड रेट और इसे प्राइस भी बोल सकते हो, बजटेड प्राइस। मैं यहां पर रेट ही बोलूंगा। ओके सो BR, शॉर्ट में हम लोग नाम लिखेंगे इसका BR, बजटेड रेट और बजटेड प्राइस। ओके अब सर उसके बाद एक और फिगर आप लोगों का था, याद आ रहा है? 2 लाख। सर हाँ ये भी तो था। इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? इसका नाम हम लोग रखेंगे बजटेड कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट। ओके ठीक है, चलो BC भी लिख सकते हो, बजटेड कॉस्ट। तो सर ये था बजटेड फिगर्स। अब थोड़ा सा एक्चुअल फिगर्स में चलते, जहां पे मैं क्या करूंगा, फिगर्स को मैं ब्लैक में लिखूंगा और अमाउंट्स को जो उसके नाम होगा वो ब्लू में लिखूंगा। ओके सो एक्चुअल फिगर में पहला था हमारा 9,000 यूनिट्स। ठीक है सर, 9,000 यूनिट सर क्या है? एक्चुअल आउटपुट। ओके एक्चुअल आउटपुट। सर एक्चुअल आउटपुट बोले तो AO, एक्चुअल आउटपुट। ओके सो 10,000 यूनिट जो कि बजटेड आउटपुट है, 20,000 kg बजटेड क्वांटिटी है, ₹10 जो है वो बजटेड रेट और प्राइस है BR, और 2 लाख जो है वो बजटेड कॉस्ट है। 9,000 यूनिट क्या होगा? यहां से मैं एक्चुअल डाटा लिख रहा हूं। ओके 9,000 यूनिट जो है वो है एक्चुअल आउटपुट और AO। अच्छा सर यहाँ पे एक था 21,000 kg। सर इसका नाम क्या होगा सर? 21,000 kg का जो नाम होगा वो होगा एक्चुअल क्वांटिटी, वो होगा एक्चुअल क्वांटिटी।
जैसे बजटेड क्वांटिटी था 20,000 kg, यहाँ पे होगा एक्चुअल क्वांटिटी और ए क्यूब। देखो हमारा 10,000 यूनिट था बजटेड आउटपुट, 20,000 kg था बजटेड क्वांटिटी। सिमिलरली यहाँ पे 9,000 यूनिट्स जो हमने एक्चुअली प्रोडक्शन किया है, 9,000 यूनिट जो है वो है एक्चुअल आउटपुट एंड 21,000 kg जो है वो है एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, उसके बाद एक 11 रुपये भी तो सर था, हाँ बिल्कुल 11 रुपये था। इसका नाम क्या होगा? एक्चुअल रेट। इसका नाम था एक्चुअल रेट और प्राइस, तो इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट में AR। मैं रेट लिखूंगा तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं AR। आप AP भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल प्राइस भी लिख सकते हो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वही करना है। ओके, सो 9,000 यूनिट गया, 21,000 kg गया, 11 रुपीज गया। सर एक और तो था 2,31,000 रुपीज। सर इसका नाम क्या है? एक्चुअल कॉस्ट। इसका जो नाम है वो है एक्चुअल कॉस्ट। सर एक्चुअल फिगर भी खत्म हो गया। सर आपने कुछ तो रेड में लिखा था, वो क्या था सर? आपने कुछ तो रेड में लिखा था सर, ये वाला डाटा, ये जो रेड में आप लोगों ने लिखा था ये क्या है? ये जो डाटा है स्टूडेंट, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डाटा। देखो एक था बजटेड डाटा, एक था एक्चुअल डाटा। जो एक्चुअली में हुआ है वो एक्चुअल डाटा है, जो हमने प्लानिंग किया था स्टार्टिंग में वो है बजटेड डाटा। जो हमने प्लानिंग किया था ना वो क्या है? बजटेड डाटा। जो एक्चुअली में हुआ है वो तो एक्चुअल डाटा है। सर स्टैंडर्ड क्या है? देखो मैं अभी बताता हूं। अभी एक फिगर आएगा जिसका नाम होगा यहां पे, ये दोनों आपने लिख लिया, एक बार लिख लीजिए। इसे एक बार लिखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली फॉर्मूला क्या होने वाला है, मटेरियल वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जरा एक बार इसे लिख लीजिए, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए जरा इसे। सही है, चलो आगे चलते हैं। अब चलते, हमने निकाला, एक था 18,000 kg। सर ये क्या था सर? 18,000 kg। इसे हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसका नाम क्या था सर? SQ। सर यहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ 11 रुपये भी मल्टीप्लाई किया था, इसका सॉरी 10 रुपये मल्टीप्लाई किया था। इसका नाम क्या था? स्टैंडर्ड रेट। इसका नाम क्या था? स्टैंडर्ड रेट, यानी कि SR और SP भी लिख सकते हो। सर एक तो हमारा कॉस्ट आया था 1,80,000 का। सर ये क्या है फिर? इसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। ओके सर यहां पे एक चीज बताइए, ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? देखो स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यहां पे याद रखना है। इंपॉर्टेंट नोट्स जरा ऐसे नोट कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को। इंपॉर्टेंट नोट्स, तो ये स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड मीन्स बजट फॉर एक्चुअल। सर क्या लाइन बोली है सर? अपने गर्लफ्रेंड को भी मैंने वो लाइन नहीं बोली जो आप लोगों को बोल दी। अपने गर्लफ्रेंड को भी वो लाइन नहीं बोली जो आप लोगों को बोल दिया। सर स्टैंडर्ड का मतलब क्या है सर? स्टैंडर्ड का मतलब है बजट फॉर एक्चुअल। बजट फॉर एक्चुअल, ये याद रखना है आपको। स्टैंडर्ड मीन्स, कोई बोले कि सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, स्टैंडर्ड रेट क्या है, कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड मीन्स बजट फॉर एक्चुअल। स्टैंडर्ड मीन्स बजट फॉर एक्चुअल। ओके सो एक बात दिखाता हूं आप लोगों को। हमने जो 9,000 यूनिट था ना, 9,000 यूनिट के लिए हमने कितना बनाया? रॉ मटेरियल का जो क्वांटिटी 18,000 kg। वो 18,000 kg सर कैसे आया? हमने बजट बनाया था, हमने बजट बनाया था 10,000 kg के लिए। सॉरी हमने बजट बनाया था 10,000 यूनिट के लिए। उस टाइम पे खर्चा आया था 2 लाख। फिर हमने देखा कि भाई एक्चुअली में तो 9,000 ही प्रोडक्शन हुआ है, तो 9,000 को आप क्या करते हैं? देखो 9,000 यूनिट के लिए बजट बना लो। जब आप 9,000 यूनिट के लिए बजट बनाते हैं उसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड। सो बजट फॉर एक्चुअल आउटपुट इज योर स्टैंडर्ड। बजट फॉर एक्चुअल आउटपुट इज योर स्टैंडर्ड। तो यहां पे जो रॉ मटेरियल हमने यूज किया है 18,000 kg का, ये क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये जो आएगा स्टैंडर्ड रेट आएगा, और ये जो आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगा। ठीक है, सो बजट फॉर एक्चुअल। ओके
इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको ये याद रखना है, स्टैंडर्ड मीन्स बजट फॉर एक्चुअल। सेकेंड चीज जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल टू प्रोजेक्टेड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है, बजटेड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड रेट जो होता है ना वो हमेशा BR के साथ सेम रहता है, स्टैंडर्ड रेट इक्वल टू बजटेड रेट। ये तीनों चीज सर आपको याद रखना है, ये तीनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तीनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा इसे कॉपी कर लेंगे आप लोग कृपया करके, यहां तक आई थिंक आप लोगों ने कॉपी कर लिया था, जरा एक बार देख लेते। यहां तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा शायद, जरा कर लीजिए यहां तक कॉपी, ठीक है। उसके बाद ये जरा कॉपी कर लीजिए, ये जो मैंने अभी अभी लिखा है, इसे कॉपी कर लिया ना, 2,31,000, हाँ बस अभी इसे कॉपी कर ली, बस हो गया। चलो अब थोड़ा सा हम लोग इसे कॉपी कर लिया, अब चलो थोड़ा सा फिगर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। सर फिगर्स की बात करेंगे, बिल्कुल। पहले हम लोग देखो क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला डालेंगे। मैं आपको अपने यहाँ पे फॉर्मूला डाल के दिखाऊंगा सो दैट आप आराम से समझ पाएंगे। सर जो जनरल मैनेजर का हमारा गलती था, हमने निकाला था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पे चलिए देख, जनरल मैनेजर का जो गलती था उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो यहां पे हम लोग लिख लेते एक बार, मटेरियल मेरा यह आदत अभी तक गया नहीं है, थोड़ा नीचे लिखता हूं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। जो हमने जनरल मैनेजर का गलती निकाला था उसका नाम क्या था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितने का था सर, यहाँ पे रेड पे लिख रहा हूँ इससे, 51,000। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना था सर, 51,000। सर नेगेटिव में था ना, इसीलिए तो एडवर्स लिख रहे। चलो देखो एक बार, देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना, यहाँ पे बोला था कि जो जनरल मैनेजर का गलती है उसका नाम हम लोगों ने रखा था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सर क्यों रखा था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, क्योंकि कॉस्ट में डिफरेंस है, क्योंकि किस में डिफरेंस है, कॉस्ट में डिफरेंस है। हमने सोचा था 1,80,000 का खर्चा आएगा, लेकिन खर्चा कितना आया, 2,31,000 का। और जो जनरल मैनेजर है ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर एक्टिविटी, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर एक्टिविटी, दैट्स व्हाई उसका जो डिफरेंस आएगा ना उसके ऊपर जो हम चार्ज करेंगे उसे बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल की कॉस्ट में कितनी गड़बड़ी आई भाई, ओके। और ये आया था नेगेटिव में, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट कम था, एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा था, इसीलिए जो डिफरेंस आएगा उसका नाम हम लोग देंगे एडवर्स। अभी अभी मैंने आप लोगों को लिखाया था ना यहाँ पे कि अगर स्टैंडर्ड ज्यादा आता है, स्टैंडर्ड छोटा है, एक्चुअल बड़ा है, तो उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, एडवर्स वेरिएंस रखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते क्या है सर, 51,000 एडवर्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलो उसके बाद हम लोग अपने काम पे चले जाते हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों ने दो वेरिएंस लिखे थे, एक था मटेरियल प्राइस वेरिएंस और रेट वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सर एक और कुछ था मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। एक था मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक था मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस किसकी गड़बड़ी था, परचेज मैनेजर का गड़बड़ी, और उसके लिए हमने कितना रुपए डाला था, 21,000 एडवर्स हम लोगों ने डाला था, याद आ रहा है, बिल्कुल सर। सर मटेरियल यूसेज वेरिएंस किसका गलती था, प्रोडक्शन मैनेजर का, और उसके लिए हमने कितना रुपए डाला था, उसके लिए हमने 30,000 रुपए डाला था, ठीक है, ये भी एडवर्स था। चलो एक बार देख लेते हैं
वरना आप लोग बोलोगे कि सर कहाँ से फिगर ले आया, यहाँ से आया है। देखो जनरल मैनेजर की जो गलती था वो कितना था, 51,000 का एडवर्स, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल परचेज मतलब मार्केटिंग मैनेजर का जो गड़बड़ी था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस जिसे हम लोग बोलेंगे, या फिर रेट वेरिएंस भी आप बोल सकते हो, जिसका गड़बड़ी था 21,000 का एडवर्स। और प्रोडक्शन मैनेजर का जो गड़बड़ी था वो था मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब जरा देख लेते कि सर ये सारे जो फिगर्स है ये आए कैसे, ये सारे जो फिगर्स है ये आए कैसे। देखो अब मैं बात करूं, ये जो 51,000 आया ये कैसे आया, अभी तो हम लोगों ने सर कैलकुलेट किया था 1,80,000 माइनस 2,31,000, 1,80,000 माइनस 2,31,000। ओके, ये आया था सर गड़बड़। इसका सर गड़बड़ कैसे आया था, इसका गड़बड़ आया था 21,000 इंटू 10 माइनस 11। सर इसका गड़बड़ कैसे आया था, इसका गड़बड़ आया था 10 इंटू ₹10 इंटू 18,000 माइनस 21,000। ये सब हमने किया हुआ है। देखो एक बार देख लो, ये आपकी कॉपी में देख लो एक बार, ये हमने सब कुछ किया हुआ है। कैसे डिफरेंस आया सब हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, चलो तो सर ये तो हमने कर लिया था ना, बस आप दोबारा इसे लिख रहे हो, बिल्कुल मैं दोबारा इसे लिख रहा हूं सिर्फ। लेकिन अब हम क्या करेंगे, फिगर्स को डालेंगे। सर ये 1,80,000 कैसे आया जरा वो बता दीजिए। सर 1,80,000 जो आया ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं 18,000 इंटू 10, सही है। ये 1,80,000 सर आया कैसे फिगर वो बता दीजिए ना। 1,80,000 का जो फिगर आया है वो देख लो कैसे आया है, 18,000 इंटू 10, 18,000 इंटू 10। सर ये जो 2,31,000 का फिगर आया है वो कितना आया है, 21,000 इंटू 11। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 1,80,000 की जगह पे 18,000 इंटू 10 माइनस 21,000 इंटू 11। क्या सर मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल सर आपकी मर्जी, आप लिखिए, आपका आईपैड है, सही है। जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो हम देखेंगे, जो मार्केटिंग में, जो जनरल मैनेजर का, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेता हूँ तो आपको याद रहेगा, जो जीएम का गलती था जनरल मैनेजर का, ठीक है, जो जनरल मैनेजर का गलती था 51,000, उसका नाम हमने रखा था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितने रुपए का था, 51,000 का, एडवर्स मतलब माइनस में आया था 51,000। कैसे सर आया था, 1,80,000 माइनस 2,31,000, तो माइनस में आएगा 1,80,000 माइनस 2,31,000। लेकिन सर 1,80,000 कैसे आया, 18,000 इंटू 10। सर 2,31,000 कैसे आया, 21,000 इंटू 11। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर लो, आ जाएगा 51,000। यहां पे हमने जो परचेज मैनेजर का जो गलती निकाल रहा था ना, वो कैसे निकाला था कि भाई तुझे बोला गया था 10 रुपए में खरीदने के लिए, तुझे बोला गया था 10 रुपए में खरीदने के लिए, तूने कितने रुपए में खरीदा है, तूने 11 रुपए में खरीदा था, 1 रुपए का नुकसान तूने किया था। और कितना यूनिट खरीदा था तूने, 21,000 केजी तूने खरीदा था। तो 21,000 इंटू 10 माइनस 11 कितने का, तेरे वजह से कितने का नुकसान हुआ है, 21,000 का नुकसान हुआ है। सर यूसेज वेरिएंस की अगर हम बात करें तो यूसेज वेरिएंस में क्या था भाई, प्रोडक्शन मैनेजर को बोला गया कि तुझे बोला गया था कि 18,000 केजी का प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल लगा के प्रोडक्शन करना, तूने 18,000 के बदले कितना लगाया है, 21,000 का लगाया है। तो 3,000 यूनिट तूने, 3,000 केजी तूने एक्स्ट्रा यूज किया है, तो 3,000 केजी का पैसा कौन देगा, तेरा बाप, तुझे ही देना है। तो कितना डाला है, 10 रुपए का हमारा स्टैंडर्ड रेट है। यहां पे हम 11 रुपए क्यों नहीं डालेंगे, वो भी मैंने बोला कि भाई गलती जो 11 रुपए में खरीदने का किया है ना, उसने किसने किया है, परचेज मैनेजर। तो प्रोडक्शन मैनेजर को उस गलती का सजा हमें नहीं देना है, प्रोडक्शन मैनेजर को उस गलती का सजा हमें नहीं देना है। 11 रुपए में तो इसने खरीदा था ना, तो इसको सजा दो, इस बेचारे को क्यों दोगे। इसीलिए प्रोडक्शन मैनेजर के केस में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 10 रुपए का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 10 रुपए इंटू 18,000 माइनस 21,000। सो यहां पे जो प्राइस आएगा वो आएगा 30,000 एडवर्स का। अब सर जरा इन फिगर्स की नाम हम लोगों ने क्या रखा था वो डाल देते, चलो बिल्कुल डालेंगे। सो मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सर हमने तोड़ तोड़ के जो लास्ट वाला लाया ना वो ही डाल दीजिए सर, और कुछ मत डालिए।
हमने डाला है 18,000 इंटू 10। सर 18,000 कहाँ था? हाँ मिल गया सर, मिल गया। 18,000 का नाम हम लोगों ने रखा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SQ। हाँ सर, यहाँ पे डाल देते। 18,000 का नाम हम लोग रखे हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है उसमें स्टैंडर्ड, 10 रुपए मल्टीप्लाई किया। 10 रुपए का नाम क्या है? स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, हाँ सर ये हो गया। इसमें से माइनस करना है कौन सा वाला? 21,000 एंड 11,000। सर 21,000 का नाम क्या है? हाँ सर 21,000 भी मिल गया सर, एक्चुअल क्वांटिटी। और 11 का नाम क्या है सर? एक्चुअल रेट। ठीक है सर, ये भी लिख लेते। एक्चुअल क्वांटिटी, एक बार दोबारा बड़ा कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी सही है, इंटू एक्चुअल रेट। डन। एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, ये आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं सर SQ। बड़ा नाम आजकल कौन देता है सर? गर्लफ्रेंड को भी हम बूबू बुलाते, तो बेबी बाबू, इसमें तो हमारा काम चल रहा है। इतना बड़ा नाम कौन याद रखेगा? तो शॉर्ट में याद रख लेते, SQ इंटू SR, AQ इंटू AR। तो सर फाइनली हमारा जो फॉर्मूला आया सर आ गया। शॉर्ट नेम के साथ हमारा फॉर्मूला क्या आया? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का SQ इंटू SR माइनस AQ इंटू AR, SQ इंटू SR माइनस AQ इंटू AR। ठीक है, चलो सही है सर। तो इस फॉर्मूले के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में हमारा, और जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो ये है कि हमें प्राइस वेरिएंस भी निकालना है। ठीक है, हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी निकालना है। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का सर क्या फॉर्मूला रहेगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या है? देखो 21,000 सर क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी। तो सर AQ लिख रहा हो एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब पूरा नाम नहीं लिख रहा हो, आप लोगों को पता है। सो एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो 21,000 का है। 10 सर क्या है? 10 है स्टैंडर्ड रेट, माइनस 11 सर क्या है? एक्चुअल रेट। देखो फॉर्मूला वही है ना, 10 माइनस 11। सो ये है, ये क्या है? इसका नाम है एक्चुअल क्वांटिटी, इसका नाम है स्टैंडर्ड रेट, इसका नाम है एक्चुअल रेट। हो गया फॉर्मूला। मैंने बोला था ना आप लोगों को फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का सर फॉर्मूला क्या है? SQ SR AQ AR। ये मैंने बनाया, आप लोगों ने बनाया? आप लोगों ने बनाया। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला याद क्यों रखेंगे? जब हम उसे तोड़ सकते, जब उसे हम एक्सप्लेन कर सकते, जिसे हम एनालिसिस कर सकते। ठीक है, हमें फॉर्मूला को क्या करना है? फॉर्मूला को हमें तोड़ के उसका पूरा लॉजिक निकालना है कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। मैं आपको डायरेक्ट भी पढ़ा सकता हूं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो है SQ SR AQ AR। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, SQ SR माइनस AQ AR। लेकिन बच्चा समझेगा कैसे? कैसे पता चलेगा कि सर SQ क्यों हुआ, SR क्यों हुआ? SQ का मतलब क्या है, SR का मतलब क्या है? इसीलिए ऐसा ही आपको याद रखना है, SQ इंटू SR माइनस AQ इंटू AR। और यहां पे क्या आएगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में, सॉरी मटेरियल प्राइस वेरिएंस में AQ इंटू SR माइनस AR। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला सर क्या होगा? जरा रेड में ही लिख लेता हूं सो दैट आपको आसानी होगा। देखो यहां पे रुपीज कितना था? 10 का नाम क्या है सर? SR इंटू यहाँ पे क्या था? 18,000 kg, तो ये होगा SQ, ये हो जाएगा AQ, माइनस कर लो SR। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होगा? SR होल इंटू SQ माइनस AQ। ठीक है, इसको जरा दोबारा लिख लेता हूँ रेड में सो दैट आपको अच्छा लगेगा। AQ होल इंटू SR माइनस AR। सर तीनों का फॉर्मूला सर हो गया। सर चलो देखते, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला सर क्या है? SQ इंटू SR माइनस AQ इंटू AR। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का सर फॉर्मूला क्या है?
एस क्यू इंटू एस आर माइनस ए क्यू इंटू ए आर। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस का सर फॉर्मूला क्या है? ए क्यू इंटू एस आर माइनस ए आर। मेटेरियल यूसेज वेरिएंस का सर फॉर्मूला क्या है? एस आर होल इंटू एस क्यू माइनस ए क्यू। सर क्या हमें ये फॉर्मूला याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है। सर क्या हमें ये फॉर्मूला का लॉजिक पता है? बिल्कुल पता है। आप लोगों को मैंने अभी अभी डिस्कस करके बताया था कि क्यों हुआ है ये। यहां पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों हुआ है, और उसी एग्जाम्पल के साथ ही हम चल रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां तक हम लोगों का मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, इन सब का काम हो गया। अगर आप एक चीज देखोगे ना तो सर सिर्फ 4 ही चीज चाहिए और उसके बाद तो कुछ चाहिए ही नहीं। सर क्या वो 4 चीजें चाहिए? एस क्यू, एस आर, ए क्यू, ए आर। सर ये जो बी आर वगैरह हमने पढ़ा था उसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। सिर्फ ये 4 चीजें आपको चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, ये चाहिए। एस क्यू, एस आर, ए क्यू, ए आर। मेरे एक टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने एक चीज बोला था कि ये 4 चीजें अगर लगा डाला ना आपने, ये 4 चीजें लगा डाला तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिंगा लाला। क्या है सर ये? एस क्यू, एस आर, ए क्यू, ए आर। अगर आपने कभी भी ये 4 चीज अपने एग्जाम के क्वेश्चन में निकाल लिया, मैं आपको बोलता हूं, एस क्यू, एस आर, ए क्यू, एस आर, ए क्यू, ए आर, एस क्यू, एस आर, ए क्यू, ए आर, अगर ये 4 चीजें आपने एग्जाम की क्वेश्चन से पढ़ के निकाल लिया ना तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद फॉर्मूला गधे को भी आएगा, मतलब आप गधे नहीं हो, किसी को भी फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, तो क्यों सर बच्चों को मुश्किल लगता है ये चैप्टर? मुश्किल इस वजह से लगता है क्योंकि ये 4 चीजें क्वेश्चन से निकालना ही सबसे ज्यादा ट्रिकी है। क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन को समझ के, क्वेश्चन से आंसर, क्वेश्चन से ये 4 डाटा सेट निकालना ना, गिवन ये जो 4 डाटा है ना, एस क्यू, एस आर, ए क्यू, ए आर, ये 4 चीजों को निकालना ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। लेकिन डोंट वरी, डोंट फियर, व्हेन आई लुक इजियर, आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन से गिवन निकाला जाता है, कैसे लिखा जाता है। एग्जाम के सारे क्वेश्चंस करने वाले एक एक क्वेश्चन को करेंगे चुन चुन के। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आगे जाके ये जो क्वेश्चन है, जो ये जो फॉर्मूला है एस क्यू, एस आर, ए क्यू, ए आर, हमने लॉजिकली पूरा कवर कर लिया। आपकी बुक में क्या लिखा है वो करेंगे। इसके जो दूसरे पार्ट है, ओके, सेकेंड क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेटेरियल कॉस्टिंग का, ओके, मतलब मेटेरियल वेरिएंस का। उसके बाद हम लोग लेबर वेरिएंस में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हम फिर मिलेंगे और एक क्लास में। ओके, चलो।